नमस्कार दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस के परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट की क्लास के अंदर हमने ट्रांसफॉर्मर के बारे में डिस्कस किया था और हमने जाना कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, इसकी संरचना किस प्रकार से होती है तथा यह किस प्रकार से कार्य करता है। इन सब चीजों के बारे में हमने लास्ट की क्लास के अंदर डिस्कस किया था। दोस्तों, लास्ट की क्लास के अंदर हमने ट्रांसफॉर्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण और ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के बारे में भी डिस्कस किया था। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज हम ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफार्मर है वो कितने प्रकार का होता है या किस किस आधार पर ट्रांसफार्मर को वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए, जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम 5 आधार पर वर्गीकृत करते हैं। कितने आधार पर? 5 आधार पर, जिसमें पहला जो आधार आता है वो आता है आपका आउटपुट वोल्टेज के आधार पर। दूसरा जो आधार आता है वो आता है किसके आधार पर? कोर की संरचना के आधार पर। तीसरा होता है आपके फेज के आधार पर। चौथा होता है आपके व्यावसायिक उपयोग के आधार पर। और पांचवा होता है आपका आउटपुट दक्षता के आधार पर। तो इस प्रकार हम ट्रांसफार्मर को 5 प्रकार से वर्गीकृत करेंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या? ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। सबसे पहले अपन कौन सा टॉपिक देखेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। क्या देखेंगे? ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रांसफार्मर। तो देखिए, ट्रांसफार्मर का जो वर्गीकरण करते हैं, क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण हम 5 आधार पर करते हैं। पहला है आउटपुट। आउटपुट वोल्टता के आधार पर। आउटपुट वोल्टता के आधार। सेकंड जो वर्गीकरण करेंगे वो करेंगे कोर की संरचना के आधार पर। कोर की संरचना के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण किस पे करेंगे? कोर की संरचना के आधार पर। तीसरा हम जो वर्गीकरण करेंगे वो करेंगे फेज के आधार पर। तीसरा किसके आधार पर? तो तीसरा करेंगे हम फेज के आधार पर। चौथा जो वर्गीकरण करेंगे वो करेंगे व्यावसायिक उपयोग के आधार पर। व्यावसायिक उपयोग व्यावसायिक उपयोग के आधार पर। और पांचवा हम जो वर्गीकरण करेंगे वो करेंगे इसकी आउटपुट क्षमता के आधार पर। आउटपुट क्षमता के आधार पर। तो ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण हम कितने प्रकार के आधार पर करते हैं? तो ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण हम 5 बेसिस पे करते हैं। पांचों बेसिस आपके सामने। सबसे पहले देखेंगे कि आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या होता है आपका? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका स्टेप डाउन। क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का, एक हो गया स्टेप अप और दूसरा हो गया स्टेप डाउन। तीसरा कोर की संरचना। कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर होता है वो 3 प्रकार का होता है, जिसमें एक होता है आपका क्रोड प्रकार का। कौन सा? क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर। दूसरा जो है आपका सेल प्रकार का। कौन से प्रकार का? सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर। और तीसरा होता है वो होता है बेरी प्रकार का। कौन सा? बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये किसके आधार पर? कोर के आधार पर। अगला फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। एक तो क्या होता है? सिंगल फेज। और दूसरा होता है आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर। दूसरा क्या होता है आपका? 3 फेज ट्रांसफार्मर। व्यावसायिक उपयोग के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका पावर ट्रांसफार्मर। एक तो क्या होता है आपका? पावर ट्रांसफार्मर। और दूसरा होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। दूसरा कौन सा होता है आपका? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, यानी कि वितरण ट्रांसफार्मर।
ठीक है। ऐसे कैसे आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर, क्या होता है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर, और जो लास्ट में जो दूसरा होता है वो होता है आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट। अगला प्रकार कौन सा है आपका? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर ये भी दो प्रकार का होता है। एक हम पढ़ेंगे करंट ट्रांसफार्मर यानी कि सीटी, और दूसरा हम पढ़ेंगे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी कि पीटी। इसके अलावा कुछ विशिष्ट ट्रांसफार्मर और होते हैं, स्पेशल ट्रांसफार्मर होते हैं, जिसमें एक होता है आपका आइडियल ट्रांसफार्मर यानी कि आदर्श ट्रांसफार्मर, और दूसरा होता है आपका इंसुलेशन ट्रांसफार्मर। इन दो ट्रांसफार्मर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा जो टेक्निकल हेल्पर की एग्जाम्स का जो नया सिलेबस अपडेट हुआ है उसके अंदर ट्रांसफार्मर टॉपिक के अंदर विशिष्ट ट्रांसफार्मर के बारे में भी दे रखा है। तो उस टॉपिक्स को हमको भी पढ़ना है कि विशिष्ट ट्रांसफार्मर भी होते हैं, जिसमें एक होता है आपका आइडियल ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है कौन सा? आपका आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण करेंगे। तो मैं इन और सबको क्या कर रहा हूं? मिटा रहा हूं। सबसे पहले हम देखेंगे आउटपुट वोल्टेज के आधार पर स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, वो किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर आपके दो प्रकार का, एक हो गया स्टेप अप और दूसरा हो गया स्टेप डाउन। तो देखिए, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसको हिंदी में हम कहते हैं उच्चायक ट्रांसफार्मर। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? तो हिंदी में इसे उपचायक ट्रांसफार्मर के नाम से भी जानते हैं। ऐसे जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसको अपन हिंदी में अपचायक ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको हिंदी में हम अपचायक ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। चीजें क्लियर हुई? अपचायक ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेप डाउन, उच्चायक ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेप अप यानी कि उच्चायक ट्रांसफार्मर के बारे में बात करते हैं कि इस ट्रांसफार्मर की जो संरचना होती है वो किस प्रकार से होती है और इसका उपयोग कहां कहां पर किया जाए। देखिए, स्टेप अप नाम से पता चल रहा है कि ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा? इनपुट वोल्टेज के मान को बढ़ाकर आउटपुट में अधिक वोल्टेज देता है। यानी कि जो भी इसको इनपुट में वोल्टेज दिया जाएगा उस वोल्टेज को बढ़ाकर हमको आउटपुट में वोल्टेज प्रदान करेगा। तो वो ट्रांसफार्मर जो इनपुट वोल्टेज के मान को बढ़ा दे वही क्या कहलाता है? आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। क्या यह ट्रांसफार्मर यह ट्रांसफार्मर यह ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज के मान को इनपुट वोल्टेज के मान को बढ़ाकर आउटपुट में अधिक वोल्टेज प्रदान करता है। तो ये ट्रांसफार्मर क्या करता है? इनपुट वोल्टेज है उसके मान को बढ़ाकर आउटपुट में हमको अधिक वोल्टेज प्रदान करता है, अर्थात हमको ज्यादा वोल्टेज देगा। कौन सा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर इसकी संरचना की बात करें कि इस ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या को अपन किससे लिखते हैं? NS से। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली की तुलना में प्राथमिक कुंडली में फेरों को किससे लिखेंगे? NP। प्राथमिक कुंडली में फेरों की तुलना में प्राथमिक कुंडली में जो फेरे होते हैं उसकी तुलना में ज्यादा होते हैं। ठीक है, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की जो संख्या होती है उससे ज्यादा होती है। वो ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाता है? आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा
वह ट्रांसफार्मर जिसके अंदर सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या ज्यादा होती है वो ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाता है? तो वो ट्रांसफार्मर आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, यानी कि उच्चायक ट्रांसफार्मर होता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या प्राइमरी वाइंडिंग की तुलना में ज्यादा होती है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग आपको लास्ट की क्लास के अंदर मैंने समझाया था कि जिस वाइंडिंग को सप्लाई स्रोत के साथ जोड़ा जाता है उसे हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, और जिस वाइंडिंग को हम लोड के साथ जोड़ते हैं उसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। अगर मैं इसका डायग्राम आपके सामने यहाँ पे बनाऊं तो देखिए ये एक ट्रांसफार्मर की क्या है, कोर है। क्या है? ट्रांसफार्मर की कोर। ये जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है वो सिलिकॉन स्टील या CRGO की बनाई जाती है, और इस ट्रांसफार्मर की कोर के ऊपर हम वाइंडिंग लपेटते हैं। क्या? ट्रांसफार्मर की कोर के ऊपर क्या लपेटी जाती है? वाइंडिंग लपेटी जाती है, जिसमें से एक वाइंडिंग को इस ट्रांसफार्मर की इस कोर पर लपेटते हैं तथा दूसरी वाइंडिंग को ट्रांसफार्मर की दूसरी कोर पर क्या किया जाता है? लपेटा जाता है। तो मैंने इन दोनों वाइंडिंगों को ट्रांसफार्मर की कोर पर क्या कर दिया? लपेट दिया। लेकिन मैंने ये जो दूसरी वाली वाइंडिंग है इसको मैंने जोड़ दिया लोड के साथ। इस वाइंडिंग को मैंने किसके जोड़ा है? तो इस वाइंडिंग को मैंने जोड़ा है लोड के साथ। किसके साथ? लोड के साथ। और ये जो वाइंडिंग थी, ये जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग को मैंने जोड़ा है सप्लाई स्रोत के साथ। इस वाइंडिंग को मैंने किसके साथ जोड़ा? सप्लाई स्रोत के साथ। तो जिस वाइंडिंग को मैं सप्लाई स्रोत के साथ जोड़ूंगा उस वाइंडिंग को मैं कहूंगा प्राइमरी वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग कहूंगा? इसे मैं प्राइमरी वाइंडिंग कहेंगे, क्योंकि जिस वाइंडिंग को सप्लाई स्रोत के साथ जोड़ा जाता है उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। इस वाइंडिंग को मैंने लोड के साथ जोड़ा है तो इस वाइंडिंग को मैं बोलूंगा सेकेंडरी वाइंडिंग। इसको मैं क्या बोलूंगा? सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। अब ये सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जो फेरे टर्न्स लगे हुए हैं उन टर्न्स को हम लिखेंगे NS से। सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या को अपन किससे लिखते हैं? NS से लिखते हैं। और प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो फेरों की संख्या होती है उसको हम लिखते हैं NP से। किससे लिखते हैं? NP से। तो आपको डायग्राम से स्पष्ट होगा कि प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो फेरों की संख्या है वो सेकेंडरी वाइंडिंग की तुलना में क्या है? कम। प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर फेरे कम है और सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरे क्या है? ज्यादा है। तो इस ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होगा? NS यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या की तुलना में क्या होती है? ज्यादा होती है। इस कारण इस ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब ये ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज के मान को तो बढ़ाता है, तो इस कारण इसको बोल दिया स्टेप अप। लेकिन जो वोल्टेज के मान को बढ़ाएगा वो विद्युत धारा के मान को क्या करेगा? कम करेगा। तो इसे हम या तो स्टेप अप यानी कि उच्चायक ट्रांसफार्मर, या फिर ये क्या करेगा? जो करंट है, आउटपुट में जो करंट है उसके मान को क्या कर देगा? कम कर देगा। तो इसे करंट अपचायक ट्रांसफार्मर कहेंगे। क्या? वोल्टेज तो उच्चायक कहेंगे लेकिन करंट क्या कहेंगे? अपचायक। यानी वोल्टेज का मान बढ़ाता है लेकिन करंट का मान क्या कर देता है? घट देता है। अब वोल्टेज का मान बढ़ा रहा है तो इस ट्रांसफार्मर का उपयोग कहां पर करेंगे? तो ये जो ट्रांसफार्मर है इसका उपयोग किया जाता है विद्युत उत्पादन केंद्रों पर। कहां पर किया जाता है? विद्युत उत्पादन केंद्रों पर, जहां हमें लाइन को ट्रांसमिशन करने से पहले उसके वोल्टेज को बढ़ाना होता है। तो विद्युत उत्पादन केंद्रों पर जो ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाते हैं वो ट्रांसफार्मर आपके स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं। क्या? इसका उपयोग विद्युत उत्पादन केंद्रों पर, इसका उपयोग विद्युत उत्पादन केंद्रों पर वोल्टेज का मान बढ़ाने के लिए, वोल्टेज का मान बढ़ाने में किया जाता है। तो इसका उपयोग कहां पर करेंगे? विद्युत उत्पादन केंद्रों पर वोल्टेज का मान बढ़ाने के लिए हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। कौन से ट्रांसफार्मर का? स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। चीजें समझ में आई? तो इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या की तुलना में क्या होती है? ज्यादा होती है। और इसमें जो सेकेंडरी वाइंडिंग NS का मान NP से ज्यादा होता है। उपयोग करते हैं विद्युत उत्पादन केंद्रों पर। ये क्या करता है? आपका इनपुट वोल्टेज है उसके मान को बढ़ाकर आउटपुट में क्या करता है? अधिक वोल्टेज प्रदान करता है। अब प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या है तो यहाँ पर क्या होगा? वोल्टेज क्या होगा? इधर की वाइंडिंग का वोल्टेज कम होगा और इधर की वाइंडिंग का जो वोल्टेज है वो क्या होगा? आपका ज्यादा होगा। अब जिस वाइंडिंग का वोल्टेज कम है उसके अंदर करंट का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। करंट का मान क्या होगा? ज्यादा। और जिस वाइंडिंग का वोल्टेज ज्यादा है उसके अंदर करंट का मान क्या होगा? कम। तो इस ट्रांसफार्मर की जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसके अंदर
प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर करंट का मान ज्यादा होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट का मान क्या होता है, कम। अब करंट का मान ज्यादा होगा तो इस वाइंडिंग को हम बनाएंगे मोटे तार और कम फेरो वाली, और इसके अंदर करंट का मान ज्यादा होता है तो इसको कारण इसको अपन क्या करते हैं, सॉरी, उधर करंट का मान कम होता है, इस कारण उसे हम पतले तार और ज्यादा फेरो वाले बनाते हैं। इधर करंट का मान ज्यादा है तो इसको अपन मोटे तार और कम फेरो बनाएंगे, और उधर करंट का मान कम है तो पतले तार और ज्यादा फेरो वाली बनाई जाती है। तो ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की संरचना के बारे में हुआ। ठीक है, याद रहेगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा है। इनपुट वोल्टेज की मान को क्या करता है, बढ़ाता है। सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरो की संख्या ज्यादा। उपयोग कहां पर करते हैं, तो जनरेटिंग स्टेशन पर। इसे मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से भी दिखाता हूं। तो देखिए आपको ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसको मैं साफ कर देता हूं। आपको ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। कौन सा है, आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखोगे तो इस कोर के ऊपर दो प्रकार की वाइंडिंग लपेटी हुई है। एक है आपकी प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी है सेकेंडरी वाइंडिंग। ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसके अंदर फेरो की संख्या क्या है, कम है, जबकि ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसके अंदर फेरो की संख्या क्या है, ज्यादा। तो जिस वाइंडिंग के अंदर फेरो की संख्या ज्यादा होगी वो हाई वोल्टेज वाली वाइंडिंग, यानी कि इस वाइंडिंग में वोल्टेज का मान ज्यादा होगा और इस वाइंडिंग में वोल्टेज का मान कम होगा। तो ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इसको इनपुट में हम जो भी वोल्टेज देंगे उसको बढ़ाकर हमको आउटपुट में लोड पर क्या करेगा, ज्यादा वोल्टेज प्रदान करता है। इस कारण इस ट्रांसफार्मर को हम कौन सा बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। चीजें क्लियर हुई आपका। अब देखिए आगे दूसरा हमारा जो प्रकार आता है, सेकंड जो हम प्रकार देखेंगे वो होगा आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कौन सा होगा आपका, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हिंदी में बोलेंगे इसे अपचायक ट्रांसफार्मर। हिंदी में क्या कहेंगे इसे, अपचायक ट्रांसफार्मर, यानी कि स्टेप डाउन। ठीक है, तो सेकंड प्रकार कौन सा है, सेकंड प्रकार है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जस्ट उल्टा हो जाएगा, अर्थात ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इनपुट वोल्टेज है उसके मान को क्या करेगा, घटाएगा, कम करेगा, और कम वोल्टेज हमको क्या करेगा, आउटपुट में प्रदान करेगा। तो क्या लिखेंगे, यह ट्रांसफार्मर, यह है ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज के मान को, इनपुट वोल्टेज के मान को घटाकर आउटपुट में कम वोल्टेज प्रदान करता है। इनपुट वोल्टेज है उसके मान को घटाकर आउटपुट में क्या करता है, हमको कम वोल्टेज देता है। याद रखना, इस ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग में फेरो की संख्या क्या होती है, आपके कम होती है। प्राइमरी वाइंडिंग की तुलना में द्वितीयक वाइंडिंग में फेरो की संख्या क्या होती है, कम। यानी कि मैंने क्या लिखूंगा, NS लेस देन होता है NP से। NS क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरो की संख्या, NP क्या है, आपके प्राइमरी वाइंडिंग में फेरो की संख्या। अर्थात इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में फेरो की संख्या ज्यादा होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरो की संख्या क्या होती है, कम। अगर मैं इसका डायग्राम आपके सामने बनाऊं तो ये एक ट्रांसफार्मर की क्या है, कोर है, और इस ट्रांसफार्मर की कोर पे हमने क्या लगा रखी है, एक वाइंडिंग लगा रखी है। क्या है, ट्रांसफार्मर की कोर। तो इसके ऊपर एक वाइंडिंग लपेटेंगे, तो इसके ऊपर मैंने ये प्राइमरी वाइंडिंग की है, इधर से मैंने एक वाइंडिंग की जिसे मैंने सप्लाई स्रोत के साथ जोड़ दिया, और इधर मैंने एक वाइंडिंग लगाई जिसके सिरों पर मैंने लोड जोड़ा। क्या जोड़ा, लोड। तो देखिए इस ट्रांसफार्मर की जिस वाइंडिंग के साथ लोड जुड़ा होता है उसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। उसे हम कौन सी वाइंडिंग कहते हैं, सेकेंडरी। और जिस वाइंडिंग को सप्लाई स्रोत के साथ जोड़ा जाता है उसे हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग। तो इसके अंदर प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो फेरो की संख्या उसको NP से लिखेंगे, और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो फेरो की संख्या होगी उसको NS से लिखेंगे। तो देखिए इस डायग्राम के अंदर सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर फेरो की संख्या कम है, लेकिन प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर फेरो की संख्या ज्यादा है। इस कारण ये ट्रांसफार्मर कहलाएगा आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये इनपुट वोल्टेज के मान को तो घटाता है,
लेकिन इनपुट करंट के मान को क्या करता है, बढ़ाता है। तो दूसरा क्या लिख सकते हो, यह ट्रांसफॉर्मर, यह है ट्रांसफॉर्मर इनपुट करंट, क्या इनपुट करंट, इनपुट करंट का मान, इनपुट करंट का मान क्या करता है आपका, बढ़ाता है। वोल्टेज घटाएगा तो करंट का मान क्या करेगा, बढ़ाएगा। अगर इसका उपयोग की बात करें कि इसका उपयोग, इसका उपयोग विद्युत उपकेंद्र, विद्युत उपकेंद्रों पर, विद्युत उपकेंद्रों पर क्या, वोल्टेज के मान को घटाकर वितरित करने के लिए, या फिर वितरण केंद्रों पर, या फिर वितरण केंद्रों पर किया जाता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन है वहां पर इस ट्रांसफार्मर का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया आपका, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वोल्टेज के मान को क्या करेगा, घटाएगा, करंट के मान को क्या करेगा, बढ़ाएगा। सेकेंडरी के अंदर फेरों की संख्या प्राइमरी की तुलना में क्या रहेगी, कम रहेगी, क्या रहेगी, कम। तो कौन सा ट्रांसफार्मर हो जाएगा आपका, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कौन सा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो बताइए, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर हमने ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण देखा दो प्रकार का, एक स्टेप अप और स्टेप डाउन। क्या दोनों वर्गीकरण आपके समझ में आई, ठीक है। अगला टॉपिक चले, तो अगला जो हम वर्गीकरण देखेंगे वो करेंगे कोर के आधार पर। किसके आधार पर, कोर के आधार पर। तो देखिए, ट्रांसफार्मर के अंदर एक कोर का प्रयोग किया जाता है। वो ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर होती है वो सिलिकॉन स्टील की होती है और उसे लैमिनेटेड बनाया जाता है। इसके अंदर जो लैमिनेशंस होती है, पतली पत्तियां होती है, उनकी मोटाई 0.35 mm होती है। इस ट्रांसफार्मर की कोर को सिलिकॉन स्टील या CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड धातु का बनाया जाता है। अब ये जो कोर है उसकी संरचना तीन प्रकार की होती है। एक होता है क्रोड प्रकार का, दूसरा होती है सेल प्रकार की, और तीसरी प्रकार की जो कोर होती है वो बेरी प्रकार की होती है। तो कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा पहला जो ट्रांसफार्मर आता है वो आता है सेल प्रकार, कोर प्रकार का। क्या, कोर के आधार पर, कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। तो कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर को हम कितने भागों में बांटेंगे, तीन में। पहला है क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर। कौन सा, क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर। तो पहला ट्रांसफार्मर हम कौन से देखेंगे, क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर, यानी कि कोर टाइप, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले इसकी हम संरचना देखेंगे कि कोर टाइप जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है, फिर हम आगे की बात करेंगे। तो देखिए, कोर टाइप की जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी संरचना आपके सामने दिखाई दे रही है। देखिए, ये जो ट्रांसफार्मर आपको दिखाई दे रहा है ये है कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर। कौन सा है, कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर। इसकी संरचना को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि संरचना यदि समझ में आ गई तो इससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए, कोर प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होता है, इसकी जो कोर है, ये वाली कोर, ये क्या है आपकी, आयताकार कोर है। क्या है आपकी, आयताकार कोर। अब इस कोर के ऊपर हमने जो तिरछी तिरछी लाइनें खींची हुई है ना, ये क्या है, आपकी वाइंडिंग है। क्या है ये, वाइंडिंग। तो देखिए, ये तो कौन सी वाइंडिंग है, तो ये तो है आपकी लो वोल्टेज वाइंडिंग। कौन सी है, LV। LV का मतलब है लो वोल्टेज वाइंडिंग। और ये वाली वाइंडिंग कौन सी है आपकी, हाई वोल्टेज वाइंडिंग है। कौन सी है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। यानी, और ये क्या है आपके ट्रांसफार्मर की कोर है। ये क्या है, ट्रांसफार्मर की कोर। तो ये जो ट्रांसफार्मर की कोर है, इस पर एक तो हमने लगा रखी है लो वोल्टेज वाइंडिंग, और दूसरी हमने लगा रखी है हाई वोल्टेज वाइंडिंग। अब देखिए, लो वोल्टेज वाइंडिंग है, उसकी आधी वाइंडिंग तो इधर है और आधी वाइंडिंग इधर है। यानी कि लो वोल्टेज वाइंडिंग थी एक वाइंडिंग, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, उसमें से आधी वाइंडिंग तो इस वाली कोर के ऊपर लगा दिया और आधी वाली वाइंडिंग को इस वाली कोर के ऊपर लगा दिया। अब देखिए, ये जो कोर है ये आयताकार कोर है, इसमें ये जो ऊर्ध्वाधर भुजा होती है ना, ऊर्ध्वाधर भुजा, ये कहलाती है लिम्ब। क्या कहलाती है, लिम्ब। और ये इसकी जो क्षैतिज भुजा होती है ना, ये वाली, ये क्या है, क्षैतिज भुजा है, ये कहलाती है यॉक। क्या कहलाती है, यॉक। और ये जो खड़ी हुई भुजा है, ये खड़ी हुई भुजा है, ये क्या कहलाती है, लिम्ब कहलाती है। यानी कि मैं यहाँ पे बना के समझाऊं आपको, ये ट्रांसफार्मर की क्या है, आपकी कोर है। क्या है, ट्रांसफार्मर की कोर। अब ये वाली भुजा, ये वाली जो भुजा है, ये यहां से लेकर यहां तक, ये वाली भुजा तो क्या कहलाएगी, तो इस भुजा को हम कहेंगे लिम्ब। क्या कहेंगे, इसको लिम्ब कहते हैं।
इस भुजा को तो हम क्या कहते हैं, लिम्ब। तथा ये वाली जो भुजा है ना, ये वाली भुजा क्या कहलाती है, आपकी योक कहलाती है। क्या कहलाती है, योक। तो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो योक और लिम्ब इन दोनों को मिलाकर बनाई जाती है। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि ये जो कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर ना, क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर, इसके अंदर लिम्ब की संख्या तो कितनी होती है और योक की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, एक तो खड़ी हुई वाली कोर ये रही इधर की साइड, और एक खड़ी हुई वाली कोर ये रही, तो कितनी लिम्ब हो गई। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर दो तो लिम्ब होती है। क्या होती है, दो तो लिम्ब। और ऊर्ध्वाधर भुजा कितनी हो गई, तो देखिए एक ऊर्ध्वाधर भुजा तो ये वाली रही और दूसरी ऊर्ध्वाधर भुजा ये रही, तो दो ही क्या होते हैं, योक। तो आपके कोर टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर दो तो लिम्ब होते हैं और दो ही क्या होते हैं, योक होते हैं। अब लिम्ब के ऊपर क्या लपेटी जाती है, वाइंडिंग लपेटी जाती है। क्या लपेटी जाती है, वाइंडिंग। और हम जानते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर दो वाइंडिंग होती है, एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरी होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। इन्हीं वाइंडिंग को हम लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाली वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। लो वोल्टेज वाइंडिंग मतलब जिस वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या कम होगी उसे लो वोल्टेज वाइंडिंग कहेंगे, जिस वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या ज्यादा होगी उसे हाई वोल्टेज वाइंडिंग कहेंगे। अब देखिए, इस कोर के ऊपर वाइंडिंग लपेटते समय हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि कोर के ऊपर सबसे पहले जो वाइंडिंग लपेटेंगे ना, वो वाइंडिंग कौन सी होती है, आपके लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है। कौन सी होती है, लो वोल्टेज। आप यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ट्रांसफार्मर की कोर है। ये क्या है, आपके ट्रांसफार्मर की कोर। इस ट्रांसफार्मर की जो कोर है, इसके जस्ट पास में ये जो मैंने वाइंडिंग लपेट रखी है, ये वाइंडिंग कौन सी है, आपकी लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर की कोर पर सबसे पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग लपेटी जाती है। वो क्यों लपेटी जाती है, कारण थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो ट्रांसफार्मर की कोर पर सबसे पहले कौन सी वाइंडिंग है, लो वोल्टेज वाइंडिंग। अब दोनों तरफ मैंने लो वोल्टेज वाइंडिंग इस कोर के ऊपर क्या कर दी, लपेट दी। इस लो वोल्टेज वाइंडिंग को लपेटने के बाद फिर उसके ऊपर इंसुलेशन लगाकर उसके ऊपर फिर कौन सी वाइंडिंग लगाते हैं, अपन हाई वोल्टेज वाइंडिंग लगाते हैं। अब मैंने यहाँ पर ये दूसरी कौन सी वाइंडिंग लगा रखी है, हाई वोल्टेज। और ये बीच में क्या है, आपकी कोर। ये कोर है, ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है, और ये कौन सी है, आपकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग है। चीजें समझ में आई। तो पहले अपन क्या होगा, कोर के ऊपर पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग को लपेटेंगे, फिर उसके ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग को लपेटेंगे। अब इसमें देखिए, आधी जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है उसको तो इस कोर पे लपेट रखा है, और आधी लो वोल्टेज वाइंडिंग को इस कोर पे लपेट रखा है। यानी कि कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग है वो दोनों लिंब के ऊपर ही लपेटी जाती है। जैसे ये लिंब हुई, इसके ऊपर मैंने पहले लो वोल्टेज वाली वाइंडिंग लपेट दी, फिर उसके ऊपर कुचालक पदार्थ लगाया, और फिर उसी के ऊपर मैंने हाई वोल्टेज वाली वाइंडिंग उसके ऊपर क्या कर दी, लपेट दी। तो पहले लिंब के ऊपर लो वोल्टेज वाइंडिंग लपेटेंगे, फिर उसके ऊपर कुचालक पदार्थ चढ़ाकर फिर उसके ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग लपेटते हैं। चीजें समझ में। अब लो वोल्टेज वाइंडिंग ही क्यों लगाते हैं, अब देखिए लो वोल्टेज यानी कि वोल्टेज क्या होगा, आपका कम होगा। अब कम वोल्टेज वाली वाइंडिंग के लिए मेरे को जो अगर उसको कुचालक पदार्थ लगाना पड़ेगा, तो कुचालक पदार्थ क्या लगाना पड़ेगा, कम। अगर यहाँ पर इस कोर के बीच में और ये जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है इसके बीच में मेरे को कुचालक पदार्थ लगाना पड़ेगा ना, नहीं तो ये वाइंडिंग है इस कोर के साथ टच कर जाएगी तो कोर शॉर्ट सर्किट हो जाएगी या लीकेज हो जाएगा कोर के अंदर। तो कोर के अंदर लीकेज ना हो उसके लिए हम लो वोल्टेज वाइंडिंग और कोर के बीच में इंसुलेशन लगाते हैं, कुचालक पदार्थ लगाते हैं। अगर इस वाइंडिंग का, ये जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है इसका वोल्टेज क्या है, कम है, इसका वोल्टेज क्या है आपका कम, और इसका वोल्टेज कम है, तो इस कोर के बीच में और इस वाइंडिंग के बीच में मैं यहाँ पर जो कुचालक पदार्थ लगाऊंगा उस कुचालक पदार्थ मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि कम वोल्टेज के लिए कुचालक पदार्थ क्या होता है, कम लगाते हैं। अगर मैं लो वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ पहले हाई वोल्टेज वाइंडिंग लगा देता तो हाई वोल्टेज के लिए वोल्टेज का मान ज्यादा, तो कुचालक पदार्थ मेरे को क्या लगाना पड़ता, ज्यादा लगाना पड़ता। तो इस ट्रांसफार्मर के अंदर कुचालक पदार्थ ज्यादा न लगाना पड़े इसके लिए पहले अपन क्या करते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग को पहले कोर के ऊपर लपेटते हैं, फिर उसके ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग को लपेटा जाता है। चीजें के लिए ठीक है। तो ये तो हो गया वाइंडिंग। इसके बाद में पूछा जाता है कि योग प्रकार का जो कोर होता है उसके अंदर कौन सी वाइंडिंग की जाती है। तो देखिए, योग प्रकार का जो कोर होता है उसके ऊपर कंसंट्रेटिंग वाइंडिंग की जाती है। कौन सी, कंसंट्रिक वाइंडिंग यानी कि संकेंद्रीय वाइंडिंग की जाती है। अर्थात जैसे ये आपकी कोर है तो इसके ऊपर पहले मैं एक वाइंडिंग लपेटूंगा, अब इस वाइंडिंग का केंद्र बिंदु क्या रहेगा, एक, फिर उसी के ऊपर मैं क्या करूंगा, दूसरी वाइंडिंग लगाऊंगा, दूसरी वाइंडिंग का केंद्र बिंदु भी क्या रहेगा, एक। इस कारण इस प्रकार की जो कोर होती है उस पर संकेंद्रीय वाइंडिंग की जाती है। कौन सी वाइंडिंग, संकेंद्रीय। तो आप क्या लिखोगे, कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर के अंदर इस प्रकार के इस ट्रांसफार्मर की कोर में, इस ट्रांसफार्मर की कोर में दो तो होते हैं लिंब,
दो क्या होते हैं आपके लिंब तथा तथा दो योग तथा दो योग का प्रयोग करते हैं। दो तो लिंब होती है और दो क्या करते हैं, योग का प्रयोग करते हैं। इसमें देखिए ये जो कोर है, कोर क्या है, वाइंडिंग के बीच में। तो इस ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर होती है वो वाइंडिंग से घिरी हुई रहती है। क्या इस ट्रांसफार्मर में, इस ट्रांसफार्मर में कोर वाइंडिंग द्वारा, कोर है वो वाइंडिंग द्वारा घिरी रहती है। कोर क्या होती है आपके वाइंडिंग के द्वारा घिरी होती है। इसमें क्या होता है, दोनों लिंब पर, इसमें दोनों लिंब पर, दोनों लिंब पर पहले पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग, क्या लो वोल्टेज वाइंडिंग, दोनों लिंब पर पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग तथा तथा उसके ऊपर, तथा उसके ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग, तथा उसके ऊपर है जो हाई वोल्टेज, तथा उसके ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग यानी कि HV वाइंडिंग को स्थापित कर दें। पूछा जाएगा आपसे कि जो कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर है उस पर सबसे पहले कौन सी वाइंडिंग स्थापित करते हैं, तो सबसे पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग स्थापित करते हैं, फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग स्थापित करते हैं, ताकि कुचालक पदार्थ की बचत हो। जिससे क्या लिखेंगे, जिससे जिससे कुचालक पदार्थ की, कुचालक पदार्थ की बचत होती है। जिससे क्या होती है, कुचालक पदार्थ की क्या होती है, बचत। चीजें क्लियर हुई? तो ये तीन बातें आप लिखोगे कि ट्रांसफार्मर के अंदर दो लिंब होती है, दो ही क्या होती है, योग। फिर ट्रांसफार्मर के अंदर कोर है जो वाइंडिंग के द्वारा घिरी रहती है। कोर पर पहले अपन इसके दोनों लिंब पर पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग लपेटते हैं, फिर उसके ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग को लपेटा जाता है। ठीक है, फिर आगे लिखोगे इस कोर में चुंबकीय फ्लक्स के लिए केवल एक ही मार्ग उपलब्ध होता है। अर्थात जब इस प्राइमरी वाइंडिंग को मैं सप्लाई दूंगा तो इस प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो फ्लक्स आएगा वो इस कोर के माध्यम से कहां से निकलेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में से। तो इस वाइंडिंग के लिए चुंबकीय फ्लक्स के लिए कितने रास्ते हैं, तो एक ही रास्ता होता है। क्या इस ट्रांसफार्मर में, या इस कोर में, इस कोर में चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स के लिए एक ही मार्ग, चुंबकीय फ्लक्स के लिए एक ही मार्ग होता है। चुंबकीय फ्लक्स के लिए कितने मार्ग होते हैं, तो इसमें एक मार्ग होता है। फिर इस ट्रांसफार्मर में, इस ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स, कौन सा, लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स मैंने आपको मैग्नेट वाले चैप्टर के अंदर समझाया था कि वो फ्लक्स जो सेकेंडरी वाइंडिंग में से होकर नहीं गुजरे वही क्या कहलाता है, आपका लीकेज फ्लक्स। और इस ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स का मान, लीकेज फ्लक्स का मान क्या होता है आपका, ज्यादा होता है। लीकेज फ्लक्स का मान क्या होता है, ज्यादा। फिर इस कोर को निर्माण में, इस कोर के निर्माण में एल आकार, एल आकार या फिर एल आकार या फिर यू तथा आई आकार, आई आकार की पटलित, आई आकार की पटलित पत्तियों का, पटलित पत्तियों का उपयोग किया जाता है। एल तथा यू या आई आकार की पत्तियों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। फिर लिखोगे इसके निर्माण में, इसके निर्माण में लोहे का उपयोग, लोहे की अधिक मात्रा, लोहे की अधिक मात्रा तथा कॉपर की, कॉपर की कम मात्रा, कॉपर की कम मात्रा का उपयोग होता है। लोहे का उपयोग तो इसमें ज्यादा होता है और कॉपर का उपयोग क्या होता है आपका, कम होता है। चीजें क्लियर?
फिर आगे याद रखोगे कि चुंबकीय फ्लक्स के अंदर एक ही मार्ग, तो लीकेज फ्लक्स का मान क्या होता है, ज्यादा। लीकेज फ्लक्स का मान ज्यादा होगा तो प्रति टर्न जो ईएमएफ पैदा होगा सेकेंडरी वाइंडिंग, उसका मान क्या रहेगा, कम रहेगा। क्या लिखोगे, इस ट्रांसफार्मर में, इस ट्रांसफार्मर प्रति टर्न ईएमएफ का मान, प्रति टर्न ईएमएफ का मान क्या होता है आपका, कम होता है। क्या होता है, कम। फिर याद रखोगे इस ट्रांसफार्मर की संरचना क्या होती है, सरल होती है तथा फॉल्ट का पता लगाना, फॉल्ट का पता लगाना क्या रहता है, आसान रहता है। क्या रहता है, आसान रहता है। उपयोग लिखे हुए, इस ट्रांसफार्मर का उपयोग या इस ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च वोल्टेज वाले परिपथों में या उच्च वोल्टेज के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए किया जाएगा, तो इस ट्रांसफार्मर का उपयोग है वो उच्च वोल्टेज के लिए किया जाता है। चीजें समझ में आई। तो कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ नहीं होता, एक ट्रांसफार्मर सिलिकॉन स्टील की कोर होती है। उस कोर को अपन एल आकार की या ई आकार की स्टैंपिंग, देखिए एल आकार की से कैसे बनाएंगे, मैंने ये एल आकार की एक पत्ती ली, ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक दूसरी एल आकार की पत्ती यहां पर रख दी, तो बताइए कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर बन गया कि नहीं बन गया। तो या तो हम एल आकार की पत्तियों को काम में लेंगे, या तो कौन सी, एल आकार, या फिर यू आकार की। यू आकार मतलब ये कोई पत्ती थी आपका यू आकार की, इसके ऊपर मैंने एक आई आकार की पत्ती यहां पर रख दी, तो भी ट्रांसफार्मर की कोर बन गई ना। तो या तो एल आकार की दो पत्तियों का उपयोग करेंगे, या फिर यू आकार की पत्तियों का और आई आकार की पत्तियों का इसके अंदर उपयोग किया जाता है। लोहे की ज्यादा आवश्यकता होती है, कॉपर की आवश्यकता कम होती है। कोर पर पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग लपेट दें। चुंबकीय फ्लक्स का मान, वो चुंबकीय फ्लक्स के लिए केवल एक ही मार्ग उपलब्ध होता है। लिखा है नहीं लिखा है, तो लिख लो, इसमें नहीं लिखवाया तो। इस ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स के लिए एक ही मार्ग उपलब्ध होता है। चुंबकीय फ्लक्स के लिए कितने मार्ग होते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स के लिए केवल एक ही मार्ग उपलब्ध होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स के लिए कितने मार्ग होंगे, तो चुंबकीय फ्लक्स के अंदर के लिए केवल कितना मार्ग होता है, एक ही मार्ग होता है। याद रहेगा। तो ये हो गया आपका कौन सा, कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर। इसकी संरचना मैं आपको और भी बताता हूं, डायग्राम इसके। देखिए ये वाला डायग्राम, इधर का जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये भी कौन सा है, आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर ही है। इस ट्रांसफार्मर के ऊपर भी पहले हमने लो वोल्टेज वाइंडिंग फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग, और ये जो कोर है, इस कोर के माध्यम से ट्रांसफार्मर है इस सेकेंडरी वाइंडिंग में से होकर गुजर रहा है। उधर वाला जो ट्रांसफार्मर है वो कौन सा है, सेल प्रकार का, जो अगला प्रकार है। ठीक है, तो आपका ये जो सारी की सारी कोर थी, आपको ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया, आपका कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर। कौन सा हुआ, कोर। दूसरा ट्रांसफार्मर देखते हैं अपन। दूसरा जो ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण कोर के आधार पर करेंगे वो कौन सा होगा, आपका सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर। सेकंड जो वर्गीकरण आएगा वो कौन सा होगा, आपका सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, संरचना की अगर बात करें तो देखिए आपको ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये वाली, ये कौन से ट्रांसफार्मर की है, तो ये है सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर। कौन सा है, सेल। अब इसके अंदर क्या करते हैं, सेल प्रकार की कोर के निर्माण के लिए क्या लिखोगे, सेल प्रकार की
कोर के निर्माण के लिए ई तथा आई आकार ई तथा आई आकार की पत्तियों का ई तथा आई आकार की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। क्या? ई तथा आई आकार की पत्तियों का इसके अंदर क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। कैसे? देखिए, ये मान लेते ये कोई ई आकार की पत्ती है। कौन सी है? ई आकार की पत्ती। इसके ऊपर मैंने एक आई आकार की पत्ती यहां पर रख दी, तो क्या बन गया आपका? सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर। कौन सा बन गया? सेल। अब देखिए, इसके अंदर ये कोर होती है, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, ये तो ये जो कोर बन गई, ये कौन सी कोर कहलाएगी? आपकी सेल प्रकार की कोर कहलाएगी। अब इसके अंदर लिंब कितने हो गए? तो 1, 2 और 3। तो सेल प्रकार की कोर के अंदर जो लिंब होते हैं, उन लिंब की संख्या कितनी हो गई? 3। योग कितना हो गया? तो एक योग तो ये रहा, एक योग ये रहा। योग कितने हो गए आपके? योग होते हैं कितने? 2। अब देखिए, हमने लास्ट जो कोर प्रकार का देखा था, तो उसके अंदर तो दोनों कोरों पर किया था। लेकिन यहां पर क्या करते हैं, केवल ये जो बीच वाली कोर होती है ना, बीच वाली कोर, इस बीच वाली कोर के ऊपर क्या की जाती है? वाइंडिंग लपेटी जाती है। क्या? बीच वाली कोर के ऊपर क्या लपेटी जाती है? वाइंडिंग लपेटी जाती है। इस कारण ये जो बीच वाली कोर का जो क्षेत्रफल होता है ना, इन दोनों कोर से क्या होता है? 2 गुना होता है। यानी कि इन बीच वाली कोर का क्षेत्रफल इन दोनों कोर की तुलना में क्या होता है? ज्यादा। और इसका क्षेत्रफल इन दोनों कोर के क्षेत्रफल से क्या होता है? 2 गुना। अब इसमें एक टर्न तो होता है लो वोल्टेज का, फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग, फिर लो वोल्टेज, फिर हाई वोल्टेज, फिर लो वोल्टेज, फिर हाई वोल्टेज। तो इस प्रकार एक टर्न तो लो वोल्टेज का होगा, फिर हाई का होगा, फिर लो का होगा, फिर हाई का। इस प्रकार क्या होता है? इस लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज के बीच में हम जो इंसुलेशन लगाते हैं, तो इस प्रकार की कोर के अंदर हमको ज्यादा इंसुलेशन की आवश्यकता होती है। क्या होती है? ज्यादा इंसुलेशन की आवश्यकता होती है। इसके अंदर जो वाइंडिंग की जाती है ना, वो वाइंडिंग का जो प्रकार है वो कौन सी है? सैंडविच वाइंडिंग की जाती है। कौन सी वाइंडिंग? सैंडविच। जबकि हमने जो पिछला वाला जो कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर पढ़ा था, उसके अंदर हम करते हैं कॉन्सेंट्रेटिक वाइंडिंग। कौन सी? कॉन्सेंट्रेटिक कॉन्सेंट्रेटिक वाइंडिंग या कॉन्सेंट्रेटिक कॉन्सेंट्रेटिक वाइंडिंग करते हैं। कौन से के अंदर? कोर प्रकार की। याद रख लेना कि कोर प्रकार की ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग की जाती है वो कॉन्सेंट्रेटिक वाइंडिंग की जाती है। यानी कि पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग, फिर उसके ऊपर हाई वोल्टेज। जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर एक टर्न तो हो गया पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग का, फिर दूसरा टर्न आएगा हाई वोल्टेज वाइंडिंग का, फिर लो वोल्टेज वाइंडिंग का टर्न आएगा, फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग का। देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो टर्न आया है ना, ये वाला, ये कौन सा है? लो वोल्टेज वाइंडिंग का है। फिर उसके ऊपर कौन सी वाइंडिंग आ गई? हाई वोल्टेज। फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो। इस प्रकार क्या होता है? एक अंतर के बाद एक परत दर परत क्या होती है? इसके ऊपर वाइंडिंग को लगाया जाता है। इस कारण इस वाइंडिंग का नाम रखा होता है सैंडविच वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग कहते हैं इसको? सैंडविच वाइंडिंग। केवल मध्य वाली भुजा पर ही वाइंडिंग की जाती है। अब इसके अंदर देखिए, चुंबकीय फ्लक्स के लिए यहां से जो चुंबकीय फ्लक्स निकल रहा है वो इधर होके भी आ रहा है, और यहां से जो चुंबकीय फ्लक्स निकल रहा है वो उधर होके भी आ रहा है। तो चुंबकीय फ्लक्स के लिए कितने रास्ते होते हैं? तो इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स के लिए 2 रास्ते होते हैं। अब चुंबकीय फ्लक्स के लिए 2 रास्ते हैं, तो लीकेज फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसके अंदर लीकेज फ्लक्स का मान क्या होता है? कम। लीकेज फ्लक्स का मान कम हो गया तो ईएमएफ प्रति टर्न का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्यादा। अब देखिए, यहाँ पर लोहा तो ज्यादा लग रहा है, क्योंकि कितने लिंब बनाने पड़ रहे हैं हमको? 3। और जब ये वाइंडिंग अपन सिर्फ एक ही कोर पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर तांबा तो क्या चाहिए? कम चाहिए। और लोहे की अपन को क्या होती है? ज्यादा आवश्यकता होती है। क्या होती है? ज्यादा। इस ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है वो लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज दोनों के अंदर ही किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको नोट करनी है और कुछ नहीं है इसके अंदर। क्या लिखोगे? इस ट्रांसफार्मर में, इस ट्रांसफार्मर की कोर में 3 लिंब, 3 तो क्या होती है आपकी? लिंब, तथा 2 योक, तथा 2 योक का प्रयोग करते हैं। 2 योग का क्या करते हैं अपन? प्रयोग करते हैं। 3 तो लिंब होती है और 2 क्या होती है? योग इसके अंदर होती है। ठीक है। इसकी मध्य वाली भुजा, इसकी मध्य वाली
भुजा का क्षेत्रफल, इसकी जो मध्य वाली भुजा है उसका क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं से, अन्य दो भुजाओं से दो गुना होता है। क्या होता है? दो गुना होता है। ठीक है, अब मैं लिखा देता हूं सारी चीजें, फिर आप लिखोगे इसकी मध्य भुजा पर, इसकी मध्य भुजा पर प्राइमरी, इसकी मध्य भुजा पर प्राइमरी तथा सेकेंडरी, प्राइमरी तथा सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग, दोनों वाइंडिंग स्थापित की जाती है, स्थापित की जाती है। इसकी जो मध्य वाली भुजा है उस पर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रकार की वाइंडिंग को मध्य वाली भुजा पर स्थापित किया जाता है। आगे लिखोगे आगे क्या लिखोगे? इसमें सैंडविच, सैंडविच प्रकार की वाइंडिंग का, सैंडविच प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है आपका? सैंडविच प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। फिर आगे लिखोगे इसमें, इसमें चुंबकीय फ्लक्स के लिए, चुंबकीय फ्लक्स के लिए दो मार्ग, इसमें चुंबकीय फ्लक्स के लिए दो मार्ग उपस्थित, इसमें चुंबकीय फ्लक्स के लिए दो मार्ग उपस्थित होते हैं। इसमें इसमें लीकेज फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स का मान, लीकेज फ्लक्स का मान क्या होता है आपका? कम होता है। फिर लीकेज फ्लक्स का मान कम होगा तो इसमें प्रति टर्न उत्पन्न विद्युत वाहक बल, प्रति टर्न उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान ज्यादा होता है। इसमें प्रति टर्न उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है आपका? ज्यादा होता है। चीजें समझ में आई? और क्या बचा है? इसका उपयोग, इसका उपयोग लो वोल्टेज तथा उच्च वोल्टेज दोनों के लिए किया जाता है। फिर याद रखना इसकी संरचना जटिल होती है, इसकी संरचना क्या होती है आपकी? जटिल। फॉल्ट का पता लगाना कठिन होता है, फॉल्ट का पता लगाना क्या होता है आपका? कठिन होता है। इसमें जो वाइंडिंग होती है वो कोर के माध्यम से क्या होती है? घिरी हुई रहती है। तो ये सब आपको सेल प्रकार के अंदर याद रखना है कि सेल प्रकार की कोर के अंदर जो कोर होता है उसे ई आकार या आई आकार की पत्तियों की सहायता से क्या किया जाता है? बनाया जाता है। इस कोर के अंदर 3 लिंब होती है और 2 क्या होती है? योक होते हैं। मध्य वाली जो लिंब होती है उसका जो क्षेत्रफल होता है अन्य 2 लिंब की तुलना में दुगुना होता है। मध्य वाले लिंब के ऊपर हम वाइंडिंग लपेटते हैं, वाइंडिंग को एकांतर क्रम में लगाया जाता है, अर्थात सैंडविच प्रकार की वाइंडिंग करते हैं। इसके अंदर हमको ज्यादा तो लोहे की आवश्यकता होती है और कम तांबे की आवश्यकता पड़ती है, नोट कर लेना ये भी। इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स के लिए 2 मार्ग उपलब्ध होते हैं। अब चुंबकीय फ्लक्स के लिए 2 मार्ग है तो ज्यादा से ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजरेगा, इस कारण इसके अंदर लीकेज फ्लक्स का मान कम होगा। अब लीकेज फ्लक्स का मान कम होगा तो इसके अंदर प्रति टर्न जो ईएमएफ है उसका मान क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसका जो उपयोग किया जाता है वो उपयोग करते हैं लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज दोनों ही जगह पर इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो सेकंड प्रकार का आपका ट्रांसफार्मर है कौन सा? सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर, वो आपका कंप्लीट हुआ। तो हमने ट्रांसफार्मर का 2 आधार पर वर्गीकरण कर चुके हैं। एक हमने देखा कि आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर आपका दो प्रकार का, एक होता था स्टेप अप और दूसरा था स्टेप डाउन।
दूसरा हमने देखा कोर के आधार पर। कोर के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होता है वो 3 प्रकार का होता है वैसे तो, जिसमें जो मुख्य होते हैं वो 2 ही होते हैं, एक तो कोर प्रकार का और एक सेल प्रकार का। तो उसके हमने देख लिए। तीसरा जो प्रकार होता है वो बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। वैसे जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। तीसरा कौन सा है आपका? बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर, बेरी टाइप। ठीक है, बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होती है, तो इसके अंदर आयताकार कोर ही होती है, लेकिन सब आयताकार कोर की एक भुजा को, सभी कोरों की एक भुजा को एक स्थान पर क्या कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं। अभी सभी कोरों की एक भुजा एक स्थान पर स्थापित कर दी। अब जिस स्थान पर सभी कोर है उस सभी कोरों के ऊपर अपन क्या कर देते हैं, वाइंडिंग लपेट देते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स के लिए बहुत सारे मार्ग उपलब्ध होते हैं। इस कारण लीकेज फ्लक्स का मान क्या होता है, इसके अंदर नगण्य होता है। अब लीकेज फ्लक्स का मान नगण्य है तो इसका जो इसके अंदर जो प्रति टर्न उत्पन्न विद्युत वाहक बल है उसका मान क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। इसका मैं आपको एक डायग्राम बताता हूं। देखिए ये वाला डायग्राम देखिए आप। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, ये है बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर। कौन सा है आपका? बेरी टाइप का ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर के अंदर देखिए ये भी एक आयताकार कोर है, ये भी आयताकार कोर है, ये भी आयताकार है, ये भी आयता, ऐसे बहुत सारी आयताकार कोर इधर आपको दिखाई दे रही होगी। इन सभी कोर का एक भुजा, देखिए अंदर वाली भुजा है, उस सबको अपन ने एक जगह पर क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। फिर इस भुजा के ऊपर हमने लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को इसके ऊपर क्या कर दिया, लपेट दिया। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है वो कौन से अंदर होती है, बेरी टाइप के ट्रांसफार्मर के अंदर होती है। यानी कि इसके अंदर बहुत सारी आयताकार कोर को उसकी एक भुजा को एक स्थान पर मिलाकर एक संयुक्त कोर बनाया जाता है। उस कोर के ऊपर पहले प्राइमरी वाइंडिंग लपेटते हैं, फिर उसके ऊपर क्या की जाती है, सेकेंडरी वाइंडिंग लपेटी जाती है। तो इसके अंदर क्या रहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स के लिए हमको क्या होते हैं, बहुत सारे मार्ग उपलब्ध होते हैं। इस कारण इस ट्रांसफार्मर के अंदर लीकेज फ्लक्स का मान कम, तो प्रति टर्न ईएमएफ का मान क्या रहेगा, ज्यादा। इस ट्रांसफार्मर का उपयोग विशेष स्थानों पर क्या किया जाता है, किया जाता है। तो क्या लिखोगे इसमें, इसमें सभी आयताकार कोर को एक स्थान पर स्थापित कर उस पर प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग को स्थापित करते हैं। प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग को स्थापित करते हैं। इसमें चुंबकीय फ्लक्स के लिए बहुत सारे रास्ते उपलब्ध रहते हैं। आगे क्या लिखोगे, इसमें लीकेज फ्लक्स का मान, इसमें लीकेज फ्लक्स है उसका मान नगण्य होता है। लीकेज फ्लक्स का मान क्या होता है, नगण्य होता है। इस कारण प्रति टर्न उत्पन्न विद्युत वाहक बल ज्यादा होता है। क्या होता है आपका, ज्यादा होता है। इसका उपयोग विशिष्ट कार्यों के अंदर, या फिर जो सुरंग होती है, सुरंग के अंदर जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनके अंदर किया जाता है, विशिष्ट कार्यों में किया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया आपका, बेरी प्रकार का। तो सभी की सभी आयताकार कोर को एक जगह पर स्थापित कर देंगे, उसकी एक भुजा को एक जगह पर स्थापित करके, और उसके ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या किया जाता है, स्थापित करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं।
लीकेज फ्लक्स का मान नगण्य होता है, जिससे प्रति टर्न उत्पन्न विद्युत वाहकुल का मान ज्यादा और इसका उपयोग विशिष्ट कार्यों के अंदर किया जाता है। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया? ये हो गया आपका बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर। कौन सा हो गया? बेरी। अगला हम जो वर्गीकरण करेंगे वो देखेंगे फेज के आधार पर। फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो दोनों की संरचना समान है और दोनों की ही सिंपल ट्रांसफार्मर है, क्योंकि इनके बारे में हम डेली इसके बारे में देखते हैं। तो किसके आधार पर? फेज के आधार पर। फेज के आधार पर वर्गीकरण। तो फेज के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होता है, क्या फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर, फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका कौन सा? एकल फेज ट्रांसफार्मर, एकल फेज ट्रांसफार्मर। और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है आपका तीन फेज। फेज को हिंदी में बोलते हैं भाई कला। तो तीन फेज या तीन कला ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर को भी हिंदी में बोलते हैं भैया परिणामित्र। क्या बोलते हैं? परिणामित्र। तो ये भी याद रखना। तो तीन कला परिणामित्र या फिर एकल कला परिणामित्र, यानी कि एकल फेज ट्रांसफार्मर या थ्री फेज ट्रांसफार्मर, ये किसके आधार पर? फेज के आधार पर होते हैं। अब इसके अंदर मैं दोनों एक साथ लिखूंगा कि इसमें एक तो प्राइमरी वाइंडिंग, एक तो क्या होती है आपके प्राइमरी वाइंडिंग, तथा एक ही क्या होती है? एक ही सेकेंडरी वाइंडिंग, एक ही सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो एक तो प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक क्या होती है? सेकेंडरी वाइंडिंग। कौन से के अंदर? एकल फेज ट्रांसफार्मर के अंदर एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक ही क्या होती है इसके अंदर? सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। जबकि थ्री फेज ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है? तो इसमें तीन तो होती है प्राइमरी वाइंडिंग, तीन तो क्या होती है आपके? प्राइमरी वाइंडिंग होती है, तथा तीन ही क्या होती है आपके? सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तीन ही क्या होती है? सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो तीन तो प्राइमरी वाइंडिंग होती है और तीन ही क्या होती है इसके अंदर? सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। फिर क्या लिखोगे? इसका उपयोग एंड लाइट एंड फैन परिपथ, लाइट एंड फैन परिपथों में किया जाता है। इसका उपयोग कहां पर करते हैं? तो इसका उपयोग लाइट एंड फैन परिपथों में किया जाता है। जबकि आपका थ्री फेज ट्रांसफार्मर है तो इसका उपयोग शक्ति परिपथों में किया जाता है। इसका उपयोग कहां पर किया जाता है? शक्ति परिपथों में किया जाता है। फिर याद रखना इसका आउटपुट वोल्टेज, इसका आउटपुट वोल्टेज 220 से 240 वोल्ट या फिर क्या होता है? 230 वोल्ट होता है। 220 से क्या लिखेंगे? 240। रेंज के अंदर पूछे तो क्या लिखेंगे? 220 से 240। या अगर सिंगल वैल्यू पूछे तो क्या लिखोगे आप? 230 वोल्ट होते हैं। क्या होते हैं? 230 वोल्ट होता है। तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो 220 से 240 वोल्ट या फिर 230 वोल्ट होता है। ऐसे ही इसका आउटपुट वोल्टेज, इसका आउटपुट वोल्टेज, इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो 400 से 440 वोल्ट, 400 से 440 वोल्ट या 420 वोल्ट होता है, या फिर क्या होता है आपका? 420 वोल्ट होता है। याद रहेगा। फिर इसमें याद रखना इसका उपयोग विद्युत उत्पादन तथा विद्युत वितरण
विद्युत वितरण केंद्रों पर किया जाता है। क्या जो 3 फेज ट्रांसफार्मर है उसका उपयोग विद्युत उत्पादन और विद्युत वितरण केंद्रों पर किया। इससे अपन पावर पर सप्लाई तो लेते हैं, साथ साथ में इससे अपन सिंगल फेज सप्लाई भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसका उपयोग तो कहां पर करेंगे, तो लाइट एंड परिपथों के अंदर, घरों के अंदर। तो इसका उपयोग घरेलू कार्यों में, घरेलू कार्यों में किया जाता है। घरेलू कार्यों में किया जाता है। तो ये क्या हो गया, किसके आधार पर हो गया, आपके फेज के आधार पर। इतना ही है, ज्यादा याद नहीं रखना है, इतना कुछ याद रख लोगे काफी है आपके लिए। तो फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के, एक होता है एकल फेज ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है 3 फेज ट्रांसफार्मर। एकल फेज ट्रांसफार्मर के अंदर एक प्राइमरी वाइंडिंग, एक ही सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, जबकि 3 फेज ट्रांसफार्मर के अंदर 3 प्राइमरी और 3 क्या होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग। इसका उपयोग शक्ति परिपथों में किया जाता है। इसका आउटपुट वोल्टेज होता है वो 400 से 440 वोल्ट होता है, और इसका उपयोग विद्युत उत्पादन और विद्युत वितरण केंद्रों पर किया जाता है। जबकि इसका आउटपुट वोल्टेज 220 से 240 वोल्ट होता है, और इसका उपयोग है वो घरेलू कार्यों के अंदर किया जाता है। कहां पर किया जाता है, घरेलू कार्यों के अंदर। ठीक है। अब जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होते हैं ना, उसके अंदर कोर प्रकार की कोर का प्रयोग होता है। कौन सा, क्रोड प्रकार की कोर का प्रयोग, क्रोड प्रकार की कोर का उपयोग। जबकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सेल प्रकार की कोर का उपयोग करते हैं। कौन सी का, सेल प्रकार। तो इसके अंदर है ज्यादातर सेल प्रकार की कोर का उपयोग करते हैं, और इसके अंदर है जो कोर प्रकार की कोर का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो आज की क्लास के अंदर हमने 3 बेसिस पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण किया है। पहला हमने किया आउटपुट वोल्टेज के आधार पर। आउटपुट वोल्टेज के आधार पर हमने देखा ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टेप अप और दूसरा होता है स्टेप डाउन। दूसरा हमने जो वर्गीकरण किया था, वो वर्गीकरण किया था कोर की संरचना के आधार पर। तो कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर आपका 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला था कोर टाइप ट्रांसफार्मर, दूसरा था आपका सेल टाइप, और तीसरा था आपका बेरी टाइप। तीसरा हमने जो वर्गीकरण किया है वो देखा हमने फेज के आधार पर। फेज के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो 3 आधार पर हमने वर्गीकरण कर ली। अब हमारे पास 2 आधार पर वर्गीकरण और करना है। एक तो है व्यवसायिक आधार पर ट्रांसफार्मर का, जो आपके पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, और एक है क्या, आउटपुट क्षमता के आधार पर, जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल यानी कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।